कैसे कुछ होता है मेंटेनेंस का, कोई सिस्टम बना रखा है, हाँ कोई शेड्यूल? में सर ऐसा कुछ, जैसे अपना हर एक मशीन के लिए अपना जो भी अपना मास्टर वगैरह रखते हैं मशीन बनाने वाला, तो वो सब जैसे मतलब रेगुलर मशीन वगैरह चेकिंग करते हैं, जैसे जैसे मशीन का पार्ट्स जैसे जो भी खराब डेली निकलता है तो उस हिसाब से अपन उसकी नीड के हिसाब से अपन लाके उसको दे देते हैं ऐसा। ओके, चलो ठीक है। तो देखिए, एक जो 90% लोग करते हैं उसे कहते हैं क्यूरेटिव मेंटेनेंस। क्यूरेटिव मेंटेनेंस है क्योर, क्योर शब्द से आती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम उसे क्योर करेंगे, बुखार हो गया तो दवाई लेंगे। तो मोस्टली लोग क्यूरेटिव वाला पाथ ही फॉलो करते हैं। पर उसके अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग में वो नेट प्रॉफिट को कम करता है और कस्टमर को भी की सेटिस्फैक्शन को भी कम करता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाती। तो क्या करना है उसको फिर अब एक बार देखते हैं हम आगे। तो क्यूरेटिव जो मेंटेनेंस है उसमें कई बार देखने को, मतलब कई बार क्या, ज्यादातर देखने को मिलता है कि मशीन रुक जाती है। आपके होता है सर ऐसे? मशीन का डाउन टाइम है आपका लूम्स का कोई, मतलब डाउन टाइम का मतलब कि जब मशीन नहीं चल रही? हाँ सर ऐसा होता है। तो कुछ बताएंगे कि कोई मेजर करा है कि डाउन टाइम कितना होता है, एक महीने में कितना घंटा मशीन बंद रहती है, कितने घंटे? ऐसा कभी कोई मेजर करा आपने? नहीं सर ऐसा मेजर नहीं किया, पर हर बार डिफरेंट ही रहता है, जैसे इसमें अलग, सब में अलग अलग मेंटेनेंस रहता है। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, तो उस मशीन सब। खराब हो गई, मशीन खराब हो गई और खराब होने की वजह से रुक गई, मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ। कोई पार्ट खराब हो गया और मशीन रुक गई, मतलब प्रोडक्शन रुक हम्म। गई, ऐसा हाँ देखने को मिलता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे समझो सर, जैसे 70 मशीन है तो हाँ, डेली शायद एक आध दो मशीन खाली होती है। किस कारण रुक जाती है मशीन? मतलब उसमें तो चलो बीम ही खत्म हो गया, बीम में माल ही खत्म हो गया, वो तो एक नहीं वो मतलब मेंटेनेंस में नहीं आया वो चीज़। तो जैसे हाँ, समझो कि कोई छोटा मोटा कोई भी अपना बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, जैसे अपना फीडर का प्रॉब्लम हो गया, जो कि हमारे कुछ मशीन चाइना ड्रम वाली है वाटर जेट में, कुछ मशीन फीडर्स पे चलती है, तो सब हाँ। में तो अलग अलग अलग। क्या प्रॉब्लम आती है जनरली, क्या 10 में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? अपना ज्यादा प्रॉब्लम एक छोटा मोटा प्रॉब्लम कहूँ तो उसमें साइड पे जो बॉर्डर लगता है, कैच कोड कहते हैं उसको, हम्म। तो कैच कोड का हो गया, बॉर्डर कटिंग का हो गया, कुछ छोटा मोटा वही प्रॉब्लम रहता है। या फिर नोजल में कुछ जैसे नोजल जहाँ से पानी नोजल। हाँ जहाँ से स्प्रे मारता है, हम्म जहाँ पे धागा फेंकता है तो नोजल में कचरा आ गया हो, हम्म वो हम्म छोटे हम्म मोटे प्रॉब्लम की बात हो गई। हम्म। कुछ और बड़े प्रॉब्लम में जो मशीन रहते हैं वो काफी कम रहते हैं डेली बेसिस पे। महीने में शायद एक आध दो मशीन ऐसे कुछ बड़े प्रॉब्लम के लिए खड़ी हो गई, तो उसमें कभी कभार एक एक मशीन में पार्ट की वजह बड़ी से आती प्रॉब्लम। है। बड़ी प्रॉब्लम सर जैसे समझो कि कभी कभार वाटर जेट मशीन में जैसे हैमरी लगता है, जिसमें पार्ट है से वो कपड़ा। कोई, पार्ट है हाँ पीछे, हैमरे? हाँ पार्ट है, हैमरी 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 आता है, जैसे लंबा लंबा हैमरी आता है, उसमें से कपड़ा पास होके है। बाहर रोले में मतलब रोल होता है पूरा, हम्म। मशीन में से निकल के पहले जैसे दो तीन जगह पे हैमरी रहती है तो उसके अंदर कपड़ा गुजरता है, फिर नीचे मेन रोल पे रोल हो जाती है, मतलब पूरा हम्म लपेट लेते हैं ऐसा। पर हम्म। जो हैमरी हो गई वो हैमरी चलो पूरा खराब हो जाती है हैमरी, तो कभी कभार कपड़े में दागी दागी का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, मतलब हैमरे का रोल आता है कि कपड़ा बन चुका है, वीव हो चुका है, अब उसको फोल्ड करना है। एम आई राइट? फोल्ड तो सर जैसे समझो कि फोल्ड कब होगा कि जैसे तो मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह होता है तो अच्छे से दिखा पाता मैं, ओके, पर चलो हैमरी का मतलब मतलब तो बस हैमरी, मशीन का ही पार्ट ही हो गया। ठीक है, हैमरी की वजह से मशीन 4-5 घंटा रुक वो सकती है। हाँ। अगर हैमरी में प्रॉब्लम आई तो मशीन 4-5 घंटा रुक सकती है, मतलब वो प्रोडक्शन हैम्पर हो सकती है। हाँ
ठीक। तो देखो सर, यही मैंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन जो है हमारी रुक जाएगी और हर खाली घंटा नुकसान है, मतलब जितनी देर मशीन रुकी रहेगी उतना नुकसान हो रहा हाँ, है। उतना नुकसान है। इमरजेंसी में जब उसको रिपेयर करा जाएगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी भाई। एक टाइमली रिपेयर के कॉस्ट अलग है, इमरजेंसी में हर चीज महंगी हो जाती है। नेक्स्ट, लेट डिलीवरी। भाई आपका जो ऑर्डर है वही डिलीवरी लेट हो गया तो हाँ, बायर लेट हो। बिजनेस भी इफेक्ट होता है। सो ये अक्सर ये जो सारी चीजें हैं, ये क्यूरेटिव जो हमारा अप्रोच है, क्यूरेटिव मतलब कि वारदात हो गई, घटना घट गई, उसके बाद जो ठीक कर रहे हैं उसको क्यूरेटिव कहते हैं। तो ये अक्सर ये सारी चीजें क्यूरेटिव मैकेनिज्म जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। अब जो एक प्रॉपर तरीका है वो है पीएम। पीएम का अर्थ हो गया प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, कि मशीन रुके ही ना, मतलब ब्रेक डाउन ना हो। एक जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे आप हो, 70 दिन की लूम्स हैं, तो भाई आप अल्टीमेटली यही चाहोगे कि 24 घंटा मेरे पास मशीनें चलती रहें। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, मतलब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरा जो सेल्स का जो डिपार्टमेंट है वो इतने ऑर्डर्स पकड़ के लाए, मतलब मेरे को ऑर्डर्स, मेरी ऑर्डर बुक फुल रहे, पहली पॉइंट तो ये। दूसरा टाइम ये पे है, कपड़ा दे पाए। नहीं नहीं, ऑर्डर्स भी तो हो, मतलब वो हाँ, एक ऑर्डर्स भी तो, हाँ। सेल्स और मार्केटिंग का खेल वो है कि भैया तू मेरी ऑर्डर बुक फुल रख, मेरी हम्म, ऑर्डर मेरे पास पूरे होने चाहिए ताकि मेरी मशीन ना रुके। दूसरा जो बहुत बड़ा रोल है कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरा डिपार्टमेंट है, मेरी मशीन्स वो इतनी सक्षम हो कि भाई ऑर्डर्स तो हैं लेकिन वो ही नहीं मेरी प्रॉपर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही तो फिर उन ऑर्डर्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। सो यहाँ पर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर ऑर्डर्स हैं तो क्या ऐसा करा जाए कि मशीन 24/7 चल सके। यही एक मैन्युफैक्चरर चाहता है ना सर, कि मेरी मशीनें 24/7 चल सके और जो मैंने क्वालिटी प्रॉमिस करी है वो क्वालिटी में डिलीवर कर पाऊं और उतने टाइम में डिलीवर कर पाऊं या उससे थोड़ा सा जल्दी डिलीवर कर पाऊं। यहां तक बात समझ आ रही है सर मेरी? यस सर। ठीक। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि ऑन टाइम डिलीवरी, प्रॉमिस्ड क्वालिटी, ये पीएम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के थ्रू ही बाकी कंपनीज कर रही हैं। जो भी ये कर रहा है वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है। इनफैक्ट जो और बेटर कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करती हैं, खासकर जापानीज, वो एक और स्टेप आगे चली गई हैं, वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे चली गई हैं। फिलहाल हम इस आज के वेबिनार में डिस्कस करते हैं प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को। अच्छा, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म का एक और खास बात है कि एक तो जो हमारी सर्विस कॉस्ट है, कॉस्ट सर्विस तो इसमें भी करनी पड़ेगी, वो एक तो कंट्रोल्ड रहेगी, कम होगी। दूसरा, मशीन्स की लाइफ जो है वो बेटर होगी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। तो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एक बार तनुज जी आप समझे जो मैं अभी तक कह रहा हूं कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या है? यस सर। और कौन आया है साथ में एक बार? सो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के लिए ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हर मशीन को एक यूनिक कोड देना या नाम देना। मनुज तनुज जी, आपके 70 मशीनों का कोई कोड या ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर है? कोई कोड नाम नहीं है सर, पर पर्टिकुलर सबका नंबर है। हाँ, मतलब उसी के नंबर का, मतलब यूनिक नंबर है। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हर मेरा जो भी मशीन है उसको मैं एक यूनिक नेम दूं। सेकंड, ये है सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको लाइव, कि वो जो मेरी मशीन है उसको हमारे को ना रेट करना पड़ेगा, ABC। ए का मतलब है सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इस मशीन को कुछ हुआ या इस पार्ट को कुछ हुआ तो मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मतलब ये सुपर क्रिटिकल है। इसको अगर कुछ हुआ तो मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं है। बी का मतलब है कि भाई क्रिटिकल तो है लेकिन स्टिल मेरे पास बैकअप है।
समझ रहे मेरी बात? हाँ। बी का अर्थ है कि क्रिटिकल तो है, प्रोडक्शन तो हैम्पर होगी, बट स्टिल मेरे पास बैकअप है, मैं 60-70% फिर भी कवर कर जाऊंगा। सी का मतलब है कि मैं टाइम, मतलब अगर इसको कुछ होता भी है तो मेरे को 7-10 दिन कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे को अपनी जो मशीन्स हैं या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको रेट करना पड़ेगा ए बी सी। ए का मतलब सुपर क्रिटिकल, इसको तो कुछ होना नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ तो मेरा आगे बहुत नुकसान होगा, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। बी हो गया मिड लेवल का, कि बैकअप है बट स्टिल अच्छा हो कि ना हो। सी का ये है कि सी को हम इतना क्रिटिकल नहीं है पर इसकी सर्विस हम टाइमली, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके भी इसकी सर्विस कर सकते हैं। तो ये ग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आगे लाइव दिखाऊंगा, ये एकदम ऐसे मैं जो बोल रहा हूँ उससे इतना क्लियर नहीं होगा। थर्ड इसमें जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है उसमें थर्ड पार्ट आता है प्लान का, कि जहां हम सारे टास्क की करना क्या क्या है, नोजल क्लीन करना है और जो भी पार्ट्स हैं, हेड्स हैं, उनको क्लीन करना है, अगर कोई उसमें इलेक्ट्रिकल एंगल है वो चेक करना है। फोर्थ है रिमाइंड, फॉलो अप, कि आपने मशीन्स के लिए क्या लोकल इन हाउस बंदा रख रखा है तनुज जी? कैसे होती है मेंटेनेंस? और ये सर 7 से एएमसी 8 है। लोगों की टीम है। अच्छा, वो इन सबको अलग हाउस है अलग या अलग। फिर एएमसी है? नहीं, इन हाउस एएमसी मतलब सर? मतलब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे किसी को दे देते हैं ना, एनुअल नहीं 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 मेंटेनेंस नहीं, इन कॉन्ट्रैक्ट। हाउस है, इन हाउस है, इन हाउस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो 70 मशीनों का जब मान लीजिए मैं आपके साथ काम करता हूं तो वो 70 मशीनों पे क्या क्या काम होना है, मतलब उनकी मेंटेनेंस क्या क्या होनी है। जैसे आपने नोजल बताया, ऐसे मान लो 10 चीजें और हैं, तो वो क्या क्या होना है और कब कब होना है, तो वो उस चीज का रिमाइंड करवाना, वो कौन करेगा उसको टाइमली 7 दिन पहले 4 दिन पहले रिमाइंड करवाना कि भैया 7 दिन के बाद इसकी सर्विस ड्यू है या इस पार्ट की ये चीज ड्यू है। तो ये है रिमाइंड का पार्ट। और फिफ्थ पार्ट जो है वो है रिकॉर्ड करना, कि जब सर्विस हुई तो क्या क्या हुआ। जब किसने सर्विस करी, मान लीजिए नोजल की सर्विस करी, तो उसमें क्या क्या हुआ, या किसी और पार्ट की सर्विस करी तो वो लॉग करना, मतलब उसे लॉग्स कहते हैं, रिकॉर्ड करना कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ। यहां तक क्लियर है सर? यस सर। एक सेकेंड सर। ठीक है, तो नाम जो देना है वो कोई बहुत मतलब बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। मान लीजिए किसी के पास डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स हैं तो MCDP01 या एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, तो ऐसे अपनी सुविधा अनुसार उसको कोई भी एक यूनिक कोड दिया जा सकता है। आजकल लोग QR कोड भी बना लेते हैं, जिससे QR कोड करके उसकी पूरी जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक डिजिटल प्रिंटिंग मशीन है तो मैंने उसको MCDP01 दे दिया, प्रिंटर है, किस कंपनी का है, उसका सीरियल नंबर, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से, अगर लोकेशन भी हमने कोडिंग कर रखी है, उसकी परचेज डेट क्या है, उसकी वारंटी कब तक है, क्रिटिकलिटी जो मैं ABC की बात कर रहा था कि या क्या ये सुपर क्रिटिकल है, B है या C है, तो वो इसी शीट में, इसी रो में हम एक ही बार मालिक बैठ के डिसाइड कर लेता है कि वो A है या B है या C है। अगर मैंने उसकी कोई AMC दे रखी है तो उस वेंडर का नाम, AMC कब स्टार्ट हो रही है, कब एक्सपायरी हो रही है, और वो AMC वाला मेरे को कितनी विजिट्स देगा। जब हम किसी से AMC करते हैं साल की, तो वो एक उसमें क्लॉज होता है कि हम आपको 4 विजिट देंगे, 6 देंगे, तो वो यहाँ पर एक ही लाइन में डॉक्यूमेंट हो जाना। और ये दूसरी शीट से आ रहा है कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस 4 में से कितनी विजिट हो गई। तो अगर मान लीजिए तनुज जी आपकी 70 मशीनें हैं तो ऐसी 70 रोज भर जाएंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है मेरा मनोज जी? यस यहाँ सर। पे मतलब 70 मशीनों के 70 कोड हो गए, यूनिक कोड। और उनका क्यूआर से देख हाँ, भी सकते उनका हैं। सीरियल नंबर कंपनी से ही आता है उनका, उनकी परचेज डेट, वारंटी कब की है। आपके केस में AMC नहीं है, अगर AMC है तो AMC की सारी डिटेल्स, AMC कब स्टार्ट हुई, कब एक्सपायरी हुई, कितनी विजिट्स AMC वाले ने के साथ डिसाइड हुआ है, और AMC की कितनी विजिट्स हो चुकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सारी जो चीज है ये QR कोड में आ जाती है। यहां तक क्लियर है सर पॉइंट?
यस सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो मैंने कहा था ABC, हर मशीन को रेट करना। ए का मतलब बिजनेस रुक जाएगा, अगर इसे कुछ हुआ, अगर इसमें समस्या आ गई तो बिजनेस ही रुक जाएगा, मतलब कोई बैकअप ही नहीं है। तो इसकी केयर तो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि सपोज नोजल खराब हो गया या हेड खराब हो गया प्रिंटर के केस में, फिर हम बाहर भाग रहे हैं कि भैया इसका हेड खरीदने जा रहे हैं। नहीं, जिन भी मशीन्स की ग्रेडिंग ए कर रखी है उनके पार्ट्स भी हमारे पास स्पेयर में होने चाहिए। AMC वाला बंदा भी प्रॉपर होना चाहिए, कंपनी भी। बी की जिसको हमने रेटिंग करी उसका बैकअप हमारे पास है, लेकिन हमारा काम रुक जाता है या स्लो हो जाता है, लेकिन हमारा उसके पास बैकअप है। तो बी वाले केस में अगर जैसे मान लीजिए कि स्पेयर पार्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, तो हम बी वाले केस में कहते हैं कि यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जब समस्या आएगी तो मैं खरीद लूंगा। और जो सी, जो भी पार्ट या जो भी मशीन सी जिसकी ग्रेडिंग है, उसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सकते हैं कि भाई चलो प्रॉब्लम जब आई तो हम बंदे को बुला लेंगे और ठीक करवा लेंगे, क्योंकि इतना क्रिटिकल नहीं है कि मैं इसके लिए पूरे बैकअप बना के रखूं, इसके स्पेयर पार्ट्स लेके रखूं, AMC लेके रखूं। सी वाले जो पार्ट्स हैं उनकी AMC की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि AMC की भी अपनी कॉस्ट है। तो ये जो ग्रेडिंग हो रही है, इसके फायदे ये हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है सर्विस में, मेंटेनेंस में, और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मनोज जी, ये पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर, यस सर। जैसे आपकी मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि 70 मशीनें हैं, तो आपका एक इन हाउस कोई छोटा बिजली का ट्रांसफार्मर भी होगा। Am I right or wrong? यस सर। अगर वो ट्रांसफार्मर को कुछ हो गया तो आपकी 70 मशीनें रुकेंगी? और जैसे मतलब हाँ, यस सर, सब मतलब हर एक मशीन की अलग अलग ट्रांसफार्मर है। मतलब मैं मान के चलूं हाँ, मतलब रुकेगी, हाँ रुकेगी, रुकेगी। एक मेन ट्रांसफार्मर है जो आपको पूरा बिजली सप्लाई कर रहा है, आगे सब ट्रांसफार्मर्स को कर रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो वो जो ट्रांसफार्मर भी है ना, भली मशीन नहीं है लेकिन वो एक इक्विपमेंट है, हाँ, उसकी भी ग्रेडिंग ए करूंगा मैं पर्सनली। अगर मैं आपके साथ हूं तो मैं उसकी ग्रेडिंग ए करूंगा, क्योंकि भाई इसको अगर कुछ हुआ तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो उसकी मेंटेनेंस, उसके लिए मैं अगर AMC भी देनी है तो दूंगा, उसके अगर कोई स्पेयर पार्ट्स भी रखने तो रखूंगा कि भैया इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपकी 70 मशीनें हैं, उन मशीनों को मैं बी का दूंगा, क्योंकि एक दूसरे का बैकअप है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, राइट सर। और ऐसे ही कुछ और छोटी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं IT की बात करता हूँ, मतलब हमारे पास कंप्यूटर्स भी होते हैं डिजाइनिंग के लिए, डेफिनेटली आपकी डिजाइनिंग भी हो रही होगी, प्रिंटर्स भी होंगे, UPS भी होंगे। उनको मान लीजिए कि मैंने सी दे दिया कि भाई अगर कुछ हुआ तो मैं बंदे को बुला के वो ठीक करवा लूंगा। तो ऐसे ही हर कपड़ा व्यापारी को, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने इक्विपमेंट को A, B, C ग्रेड करना पड़ेगा। सारा इक्विपमेंट को कोड देना पड़ेगा, वो एक जगह डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो H कॉलम है यहाँ पर उसको ABC देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमें प्लान अब ये बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो 70 मशीनें हैं लूम्स, इनमें हमारे को टाइमली क्या क्या करना है ताकि ब्रेकडाउन ना हो, कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। तो ऐसी हमारे को सारे टास्क, भाई डेली कौन से काम हैं जो डेली इन 70 मशीनों में होने ही होने हैं, वीकली ऐसे कौन से काम है, मंथली कौन से काम है, क्वार्टरली कौन से काम है, ईयरली कौन से काम है, उन सब कामों को नोट डाउन करना पड़ेगा। वो कहते हैं टास्क मास्टर में आता है। इस सिस्टम में जो PM सिस्टम है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म सिस्टम, वो एक जगह सारे टास्क लिख लेते हैं कि भाई डेली जो है, मान लीजिए मैं डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रहा हूं, उसमें भी नोजल होता है, तो नोजल जो चेक होगा वो हर रोज होगा। कौन करेगा? ऑपरेटर T1 अशोक, राजेश, कोई भी हो सकता है। तो और पेपर पे एक टिक कर देगा कि हाँ मैंने साफ कर दिया नोजल। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर, यस सर। मान लीजिए आपकी लूम्स ही हैं जिसका नोजल हर रोज साफ करना है, तो उसके पास एक चेकलिस्ट है जिसमें वो टिक कर देगा, हाँ जी मैंने नोजल क्लीन कर दिया। तो ऐसे सारे काम पहले मेरे को डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे कि डेली क्या काम होगा, कौन करेगा,
वीकली क्या काम होगा, मंथली का काम होगा, क्वार्टरली क्या होगा और एनुअली क्या होगा, सारे के सारे काम क्या हैं और कौन करेगा, ये एक जगह पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ये एक बार का काम है और ये सालों साल काम आएगा ये काम। यहां तक क्लियर है इसका सर? बेनिफिट, हाँ हाँ, यस सर, इसका बेनिफिट ये है कि क्या बाद में कभी कुछ बड़ा प्रॉब्लम मशीन में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अल्टीमेट है ही है, लेकिन इसके बड़े और हम्म। बेनिफिट्स हैं। अभी क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप मास्टर पे हो गए या जो भी लाइन मैन है XYZ। हाँ हाँ हाँ, अब ये भी भाई बेनिफिट है। वो एम्प्लॉई है, कल को छोड़ के जाएगा, लेकिन नॉलेज तो यहाँ होगी। अदरवाइज होता क्या है कि नॉलेज उसके दिमाग में होती है और हम इसलिए उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपने लेकिन पास जब डेटा नॉलेज रहेगा। सारी यहाँ होगी तो आप हम डिपेंडेंट नहीं होगी। जो भी नया बंदा आएगा हमें पता होगा कि इसके क्या क्या काम है। तो इसके दूसरे जो पॉजिटिव्स हैं वो भी बहुत हैं। तो हमें एक जगह पर टास्क मास्टर, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ टास्क मास्टर, सारे टास्क मास्टर में क्या क्या मेंटेनेंस के काम है, कब कब होने हैं, डेली, वीकली, मंथली, वो सब एक जगह नोट डाउन कर लिए। यहां तक क्लियर है सर? आगे चलें। नेक्स्ट है, यहाँ एक एग्जांपल ले लिया डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का कि भाई नोजल का जो टेस्ट है वो डेली उसकी सफाई होनी चाहिए। जो उसका हेड एरिया है वो क्लीन होगा वीकली में एक बार। एनकोडर स्ट्रिप एक बार क्लीन होगी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन की। उसके इंक के पाइप, उसका डैम्पर, ये सब एक बार वीकली होगा, हफ्ते में एक बार। कलर की जो कोलैबोरेशन है, सेंसर की क्लीनिंग और फैन की क्लीनिंग, वो मंथ में एक बार होगी। डैम्पर होते हैं जो एक पार्ट है डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का, वो 3 महीने में क्वार्टरली 3 महीने में एक बार बदला जाएगा। वाइपर और फिल्टर्स भी। और एनुअली साल में एक बार जो है इंजीनियर उस मशीन की पूरी सर्विस करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लेके दिया कि टास्क मास्टर, एक डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का टास्क मास्टर कैसे करेगा। यहां तक क्लियर है सर पॉइंट? अच्छा, इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे डिजिटल प्रिंटिंग मशीन की अगर बात करें तो उसमें हेड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, 2-2 ढाई लाख के हेड्स होते हैं। हाँ। तो उन हेड्स को भी फिर हम अलग से आईडी कोड दे देते हैं, CMP 001 002, और जैसे मशीन को कोड दिया ऐसे हेड्स को भी कोड दे देते हैं। और कुछ हेड्स डिपेंडिंग अपॉन कितना क्रिटिकल है स्पेयर में भी रखते हैं। तो वो हेड्स का भी हम एक पूरा मेंटेनेंस रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि भाई मेरे पास जो एक्स्ट्रा हेड हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, कौन सी मशीन में है, कौन सा मेरे स्पेयर पार्ट्स में अभी पड़ा हुआ है, कौन सा खराब हो गया है जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। तो अगर कोई चीज पार्ट भी महंगा है और जिसके बिना काम नहीं चलना, तो वो मैं स्पेयर भी रखूंगा, उसका कोड भी दूंगा, और अगर उसकी भी कोई AMC है, वारंटी है, तो वो यहाँ लिखूंगा कि भाई इसकी हेड की भी वारंटी है। मशीन की तो एक अलग अलग है, कई बार हेड्स की भी वारंटी होती है। अगर 2-2.5 लाख का है तो डेफिनेटली उसकी भी वारंटी होगी। क्लियर है सर ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। तो मोटा मोटा जो ऑपरेटर है वो डेली और वीकली के जो काम है, जो डेली और वीकली, जैसे नोजल की सफाई हो गई, जो भी डेली और वीकली के काम है वो ऑपरेटर जो मशीन चला रहा है वही करेगा। ये पॉइंट क्लियर है सर? जो हमारा टेक्नीशियन है वो मंथली और क्वार्टरली के काम करेगा। अगर AMC नहीं है तो वो एनुअल काम भी करेगा। छोटे काम अलग अलग, सबके अलग अलग। बिल्कुल, वो इसी मैंने शीट में ही मेंशन करा हुआ है टास्क मास्टर में कि कौन क्या करेगा। ये ऑपरेटर के नाम, मतलब उसकी पोस्ट लिखी हुई है, ऑपरेटर T1 T2। तो वो यही हमारा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये टेक्नीशियन है या AMC वाला है जो ये सारे काम करेगा। तो जिसके पास AMC है या अगर नहीं भी है तो ऑपरेटर और टेक्नीशियन / AMC इनमें काम बांटे जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेली वीकली जो है वो एक चेकलिस्ट मशीन पे ही लग जाता है। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं और वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम के दरवाजे पे ऐसे एक चेकलिस्ट सी लगी होती है कि भैया शीशा साफ कर दिया, पॉट साफ कर दिया, वो टिक 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 करता रहता है इतने इतने बजे। तो ऐसे ही हर मशीन पे हमारी एक
डेली और वीकली की वो चेकलिस्ट लग जाएगी जो ऑपरेटर ही टिक 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 करेगा, तो उसकी आदत में हो जाएगा। 5 मिनट उसको लगेंगे कि 5 मिनट में मेरे को ये शीट फट से भर देनी है। मंथली और जो उसके ऊपर के क्वार्टरली एनुअली काम है वो हमारी गूगल शीट या किसी सॉफ्टवेयर में चलते हैं, और जिनके प्रॉपर कैलेंडर होता है, जो हमारे को 7 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है या 10 दिन पहले को नोटिफिकेशन आ जाता है, 15 दिन पहले भी आ जाता है, क्योंकि डाउन टाइम होगा, जब मशीन की सर्विस होगी तो हमें प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल इंजीनियर को बुला लेंगे, 15-20 दिन पहले ही हम प्लान करेंगे कि भैया कपड़ा उतर रहा है तो अब मैंने इस टाइम सर्विस करवा लेनी है। तनुज जी, इट मेक सेंस कि भैया आपका कपड़ा वीव हो रहा है और मैं फिर आपसे कहूं कि भैया आप कपड़ा रोक दो क्योंकि इसका सर्विस का टाइम हो गया, कल इसका सर्विस का टाइम है। दूसरा रास्ता ये है कि मैं आपको 15 दिन पहले बता दूं कि सर इसकी सर्विस का टाइम आ रहा है 15 दिन के बाद, तो अब जब कपड़ा उतरेगा तो हम फट से सर्विस करवा लेंगे दूसरा बैच लोड करने से पहले। इट मेक सेंस ना? दूसरा वाला बेटर है। हाँ, एक चीज हमारे को 20 दिन या 1 महीना पहले भी अगर पता है तो हम प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं कि यार इतना ऑर्डर उतार लेता हूँ या इस क्लाइंट का ऑर्डर खत्म करके मैं इसको सर्विस में डाल दूंगा, तो मैं इसको 4 घंटे डाउन टाइम करके इसकी सर्विस करवा लूंगा, रादर देन जब कपड़ा बीच में चल रहा है और उसको तब रोकना। ठीक, ना कपड़ा भी खराब नहीं निकले बाद में। बिल्कुल। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट कि रिकॉर्ड करना कि भाई क्या हुआ जब सर्विस हुई, तो क्या हुआ। तो देखिए इसमें ना अब 2 चीजें आती हैं, 2 रजिस्टर बनते हैं, एक होता है सर्विस रजिस्टर और एक होता है इशू रजिस्टर। तो मान लीजिए ऑपरेटर डेली उसके 5-7 हमने उसको दे दिया कि 5-7 चीजें तूने हर रोज चेक करनी है और वो हर रोज चेक कर रहा है। अब मान लेते हैं कि जब वो चेक कर रहा है तो उसको कोई इशू दिखता है, मान लीजिए कि नोजल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत अपनी जो भी उसको भाषा आती है उसमें बस अपने पेपर पे लिख देगा नोजल प्रॉब्लम, और जो भी उसके ऊपर का सीनियर है चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देगा कि सर इसके नोजल में समस्या आ रही है या इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही है, कुछ भी है। तो फटाफट अब बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं, उसको डाल देती हैं इशू रजिस्टर में कि भाई फलानी मशीन में जो देवी करके टेक्नीशियन ऑपरेटर है उसने ये रिपोर्ट करा है कि भाई नोजल में समस्या आ रही है, और इस इतने टाइम स्टैम्प 2 जुलाई को 11:05 पे रिपोर्ट किया गया है कि फलानी मशीन में फलाने ऑपरेटर ने ये रिपोर्ट करा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये पॉइंट क्लियर है सर यहां तक? तो इशू रजिस्टर में हम उसको एकदम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। उसके बाद अब मैं जैसे मालिक हूं और मैं अगर 70 मशीनें चला रहा हूं तो, और मैं ही मान लीजिए ये हैंडल कर रहा हूं, कोई और उसके ऊपर सीनियर नहीं है, तो मैं फटाफट उसको असाइन कर दूंगा कि भाई इस इशू को कौन सॉल्व करेगा। क्या मेरा इन हाउस पर्सन सॉल्व करेगा या एएमसी वाले को बुलाना है, जो भी है मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। मान लीजिए मैंने राजेश का नाम लिख दिया जो कि एक इन हाउस टेक्नीशियन है, तो क्लियरली मैं यहां पर उसको मेंशन कर दूंगा। ये अभी सीवियरिटी भी मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे टेक्नीशियन ने या ऑपरेटर ने कोई इश्यू हमारे को बताया कि सर आवाज आ रही है, तो मैंने इसमें 3 उसके स्टेटस दे रखे हैं कि भाई ये जो आवाज आ रही है ये सुपर क्रिटिकल है, रेड का मतलब सुपर क्रिटिकल कि भैया ये इशू बहुत अर्जेंट इशू है, सब छोड़ छाड़ के इस इशू को सॉल्व करो। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी मशीन में स्पार्किंग हो जाए तो वो क्रिटिकल इशू है, तो उसको हम रेड दे देंगे कि भैया ये क्रिटिकल इशू है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सब छोड़ो और इस इशू को सॉल्व करो। एम्बर का मतलब है कि मीडियम लेवल का इशू है कि प्रोडक्शन फिर भी चल सकती है लेकिन नजर रखो इस पे, ये कहीं बड़ा ना बन जाए। ग्रीन इशू ये है कि हम अगली सर्विस तक वेट कर सकते हैं कि भाई अगली बार अब जो एएमसी आएगा या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो भी सर्विस होनी है तब हम इस इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तनुज जी ये पॉइंट मेरा क्लियर है कि सीवियरिटी क्या होती है? यस सर। एक जगह लग गई तो आग तो सीवियर है, मतलब भाई स्पार्किंग हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो सीवियर है, उसको कल पे टाला अगले मूवमेंट पे भी नहीं टाला जा सकता।
एक है एम्बर, मतलब कोई भी कलर्स हमने दे दी, एम्बर का मतलब मीडियम, कि ठीक है भाई प्रोडक्शन मत रोको, अगर स्पार्किंग हो गई या किसी प्रकार की फायर हो गई तो हम रोक देंगे ना प्रोडक्शन भी, मशीन को उसी टाइम रोक देंगे भाई, प्रोडक्शन भी खत्म होगी, कोई बात नहीं, हमें प्रोडक्शन मशीन चलाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा। एम्बर में हम क्या कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, मशीन मत पर रोको, अभी एक आध वीक लेकिन चल नजर जाएगा, रखो, तो एक वीक। उस पर हाँ। नजर रखो कहीं ये बड़ा ना बन जाए। और ग्रीन का मतलब ये है कि हम वेट कर सकते हैं। तो ये सिवियरिटी जो है ये हमारे को बड़ा हेल्प करती है कि हमारे को किस लेवल पे मतलब काम करना है, क्या हम वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इशू रजिस्टर जो है, इशू रजिस्टर में सारे इश्यूज जो हैं आ जाते हैं। जो भी हर रोज का चेकअप हो रहा है, अगर उस दौरान कोई इशू दिखता है, या वीकली चेकअप में या मंथली चेकअप में कभी भी कोई इशू दिखा आउट ऑफ द वे जाके, तो वो इस इशू रजिस्टर में आ जाता है। और जो उसके ऊपर का सीनियर है, मान लीजिए तनुज जी आप ही इसके ऑपरेटर के ऊपर बैठे हैं, तो आप यहाँ पर उसको एक तो उसकी सीवियरिटी डिसाइड कर देंगे, और वो कौन सॉल्व करेगा। अगर खुद आप कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे, और एक रफ डेट डाल देंगे कि यार ये इतने टाइम तक सॉल्व हो जाना चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, एक रफ आइडिया से डेट डाल देंगे। जब ये हो जाएगा तब हम यहाँ इसके स्टेटस को क्लोज कर देंगे, वो डेट डाल देंगे, और उसको कोई वेरीफाई कर देगा कि भैया ये इसमें ये समस्या थी और ये ऐसे सॉल्व हो गया। यहां तक क्लियर है सर? यस सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब इसमें सर एक आता है सर्विस रजिस्टर। इसमें ना दो रजिस्टर चलते हैं। एक चलता है इशू रजिस्टर। इशू रजिस्टर मैंने बताया कि कोई भी समस्या आई वो हमने जॉट डाउन कर दी। एक इसमें आता है सर्विस रजिस्टर। सर्विस रजिस्टर है जो टाइमली मेंटेनेंस होनी है, जो डेली और वीकली की होनी है वो तो जो मशीन के ऊपर पेपर लगा है उसी पे ही बस लिखा जाएगा। लेकिन जो मंथली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, एनुअली हो रही है, वो सारे चीजें इसके अंदर आती हैं सर्विस रजिस्टर में, कि भाई मंथली मेंटेनेंस हुई, इस मशीन पे हुई, मशीन का कोड लिखा हुआ है, इस टाइम पे हुई, क्या क्या हुआ उसमें, किसने करा, और जब उस पे मशीन पे वो सर्विस हुई तो मशीन कितने टाइम के लिए डाउन रही, बंद रही, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, वो सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है। ये सर्विस रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक रिकॉर्ड बना के रखता है कि भाई मशीन की कब कब क्या क्या सर्विस हुई, किसने करी, और उसमें क्या क्या इशू थे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगर कोई इशू आया, जो आउट ऑफ द वे इशू आया, सर्विस के बगैर भी इशू आ गया, सडनली कोई इशू आ गया, वो भी इस सर्विस रजिस्टर में डॉक्यूमेंट होता है, और उसका सॉल्यूशन भी इसमें डॉक्यूमेंट होता है। इशू रजिस्टर दिखाता है कि क्या प्रॉब्लम ओपन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर्विस रजिस्टर दिखाता है कि हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करा। ये पॉइंट क्लियर है सर? यस तो सर। मोटा मोटा ये, अब इसी के ऊपर जो है ओपन इशू का एक डैशबोर्ड बन जाता है कि क्या क्या मेरे इश्यूज अभी तक ओपन है। और एक इसमें इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट होता है कैलेंडर। कैलेंडर मतलब कि भाई मेरी जो मंथली, क्वार्टरली और एनुअल जो सर्विसेज, जो मेंटेनेंस हैं, वो मेरे को एक कैलेंडर में दिख जाए, और कम से कम महीना पहले दिख जाए, ताकि मैं उनको महीना पहले शेड्यूल कर सकूं कि भाई 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद मेरी सर्विस है, तो वो मुझे कैलेंडर में दिखे। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसको मैं प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कह रहा हूं, इसमें सबसे पहला आता है मशीन को नाम देना, अपने जितने भी एसेट हैं, मशीन्स हैं, उनको नाम देना। अगर मेरे कोई कंपोनेंट जैसे कि हेड हैं जो कि बहुत महंगे हैं, तो उनको भी मैं उनके लिए भी मैं नाम देता हूं, उनको स्पेयर में भी रखता हूं। नेक्स्ट पार्ट आता है टास्क मास्टर। जो भी सर्विस में काम होना है उन सबको एक जगह लिखना, वो काम कौन करेगा और कितनी फ्रीक्वेंसी पे करेगा, वो एक बार सारी जगह सारी चीजें जॉट डाउन कर देना, लिख देना। और इसमें अब आते हैं 2 रजिस्टर्स, इशू रजिस्टर और सर्विस रजिस्टर। लोग अक्सर इशू और सर्विस रजिस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं।
इशू रजिस्टर है जहां पर प्रॉब्लम लिखी गई, और मोटा मोटा सर्विस रजिस्टर है जहां पर सॉल्यूशन लिखा गया कि वो जो प्रॉब्लम आई थी उसका क्या सॉल्यूशन था, क्या सॉल्यूशन हमने निकाला। ठीक है तनु जी, अब आप बताएं क्या क्लियर हो पाया ये आपको सिस्टम? यस सर। तो ये सिस्टम, हाँ जी। नहीं, मैं इसीलिए मैंने कल ही देखा वीडियो कि मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही था, तो इसीलिए मुझे ज्वाइन करना था ये। तो अभी तो जैसे ये मैंने गूगल शीट पे बनाया हुआ है, जब ये हमारा सिस्टम चलने लग जाता है तो इसको ही, इसी सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं। तो चाहे वो गूगल शीट पे है चाहे वो सॉफ्टवेयर पे है, सिस्टम यही रहता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग ज्यादा हो जाती है, गूगल शीट में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो सिस्टम का जो बेसिक साइंस है वो यही रहता है। सारी मशीन्स को, सारे पार्ट्स को नाम दो, उन पे क्या क्या काम होना है, कब कब होना है और कौन करेगा। ये तीन चीजें, क्या काम होने हैं, कब कब होने हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और कौन करेगा। तो देखिए अगर ये काम हमारे नोट डाउन हो जाएं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारे को फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि हमारे को पता है कि क्या क्या होना है। आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। तनुज जी, आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। इसके बाद इस सिस्टम के दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो है सर्विस रजिस्टर और इशू रजिस्टर। कोई भी इशू आया वो इशू रजिस्टर में लिखा जाएगा। सर्विस रजिस्टर में जो नॉर्मल सर्विस हो रही है, इस टाइम पर सर्विस हुई, बंदा आया और उसने ये करा। आप सिंपल सा देखिए, अगर हमारे घरों में आरओ की भी अगर सर्विस होती है तो वो एक जॉब, वो एक कार्ड लाता है, तो वो एक सर्विस रजिस्टर ही है, और उस कार्ड पे साइन करवाता है हमसे, और उस कार्ड पे लिख देता है कि मैंने ये सर्विस करी, मैंने जो उसका फिल्टर था उसमें कार्बन जमा था, XYZ थी, गन था, वो साफ करा। तो वो सर्विस रजिस्टर सॉल्यूशन रजिस्टर है कि क्या करा। अगर कोई अर्जेंट चीज आ जाती है जो कि इशू रजिस्टर में, आग लग गई, स्पार्किंग हो गई, तो वो भी सर्विस रजिस्टर में आता है जब उसका सॉल्यूशन हो जाता है कि भैया ये इशू आया था और इसका, इस बंदे ने ये सॉल्यूशन करा। यही बड़ी से बड़ी कंपनी इसी मॉडल को फॉलो करती है, विच इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। और फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलेंडर, मतलब हमें 30 दिन पहले, 20 दिन पहले पता चल जाए कि कौन सी सर्विस ड्यू है, क्योंकि इसमें अगले दिन का काम नहीं चल सकता। भैया प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन को कैसे रोक दें। तो 30 दिन पहले, एटलीस्ट हम 1 महीना पहले लेके चलते हैं कि हम प्लान कर पाए कि हमारा डाउन टाइम कब होगा। तनुज जी, ये पॉइंट आप मेरा समझ पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। यस सर। मेरा ये जो कैलेंडर का पॉइंट है कि 20-25 दिन पहले, आपके केस में क्या होता है कि अगर आपकी कोई, मैंने लूम रुकवानी है तो कितने टाइम पहले आपको बताना पड़ेगा, सर्विस करवानी है तो? मुझे मतलब वीवर को बताना हो तो आगे? हाँ नहीं, कितने टाइम पहले? आइडियली कम से दो, कम हाँ 10-15 दिन 15 पहले। दिन। हाँ, हाँ, क्योंकि 10-15 दिन। प्रोडक्शन चल रही होगी ना आपकी, हजारों मीटर की प्रोडक्शन चल रही है। मैं ये तो नहीं आपको कल आके कह सकता सर कल है ना इसकी सर्विस का टाइम आ गया, तो आप कहोगे ये जो प्रोडक्शन चल रही है इसको कैसे रोक दूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 30 दिन पहले, 20 दिन पहले पता चल जाए कि इस मशीन की सर्विस ड्यू है, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग उस हिसाब से कर सके। हाँ, आगे अपना, अपन आगे उस हिसाब से वादा भी कर सकते। हाँ हाँ भाई, मेरे को पता चल गया कि 20 दिन के बाद इसकी सर्विस ड्यू है, तो मैं कहूंगा कि यार ये वाली जब इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी तो मैं इसकी तब सर्विस करवा दूंगा, तब मैं इस पर नया बैच नहीं चढ़ाऊंगा, नया कपड़ा नहीं चढ़ाऊंगा, पहले सर्विस करवा दूंगा। ये पॉइंट मेरा समझ रहे हैं आप? तो यस वो सर। कैलेंडर सिस्टम ही कर सकता है, वरना कोई किसी के दिमाग में ऐसे याद नहीं रहेगा 70 मशीन की, भाई इतनी सारी सर्विसेज होंगी, कौन याद रख सकता है कि भाई किसकी सर्विस कब ड्यू है। सबकी एक दिन तो होगी नहीं सर्विस, किसी मशीन की कब है, कोई मशीन पुरानी है, कोई नई है, हर किसी का साइकिल अलग है। ठीक है तनुज जी, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। नहीं सर, मैंने ठीक है सब सर। नोट डाउन कर लिया। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।